पिछले जन्म में जिस लड़की के झूठे इल्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आज वही लड़की मेरे सामने होटल के बिस्तर पर सोई हुई है। अपनी पिछली जिंदगी में जब रिया की नींद खुली थी तो उसने मुझ पर जबरदस्ती करने का घिनौना आरोप लगा दिया था। पुलिस बुलाकर मुझे जेल भिजवा दिया गया और मेरी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे तबाह हो गई। आज वक्त बदल चुका है। होटल के इस कमरे में बिस्तर पर लेटी रिया अभी भी बेहद मासूम और खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन इस बार मैं इसके किसी धोखे में नहीं आने वाला। अब मुझे इस लड़की से दूर रहना है और इसके नखरे उठाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तभी रिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अपने सिर पर हाथ रखकर वो उठकर बैठती है। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े रोहित पर पड़ती है, उसकी आंखें डर और हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। रिया बिना कुछ सोचे समझे जोर से चीखने लगती है। गुस्से और बौखलाहट में वह बिस्तर से तकिया उठाती है और पूरी ताकत से रोहित की तरफ फेंक देती है, लेकिन रोहित बहुत ही आसानी से उस उड़ते हुए तकिए को हवा में ही लपक लेता है। तकिए को अपने सीने से लगाकर रोहित के चेहरे पर एक कुटिल और तंज भरी मुस्कान आ जाती है। वह बिना डरे रिया की तरफ देखता है। रिया अपनी चादर को कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए भरे गले से कहती है कि तुम क्या चाहते हो रोहित? मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसमें मेरी क्या गलती है? रोहित अपनी ठंडी और गंभीर आंखों से रिया की तरफ देखता है। वह शांत आवाज में कहता है कि हाँ बिल्कुल, किसी को पसंद न करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब बहुत हुआ, अलविदा रिया। इतना कहकर रोहित तकिए को वापस बिस्तर पर रख देता है। रोहित बिना किसी हिचकिचाहट के साफ शब्दों में कहता है कि पहली बात, यह होटल का कमरा मेरा है। दूसरी बात, मैंने सिर्फ तुम्हें जगाया है और तुम्हें छुआ तक नहीं है, बल्कि तुम खुद रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में लेटी हुई थी। तुम आखिर क्या साबित करना चाहती हो? रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपनी उंगली रोहित की तरफ उठाकर चिल्लाती है कि मैं तुम्हें रिझाने आई थी। रोहित, यह साफ तौर पर मेरा कमरा है। तुम्हारी यह खोखली सफाई कोई नहीं मानेगा। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन करेगी या मेरी बात पर? रोहित अपने दोनों हाथ जेब में डालता है और एक बेफिक्र मुस्कान के साथ उसके करीब आता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो शौक से पुलिस को फोन लगाओ। जब पूरे स्कूल में यह खबर फैलेगी कि हमारे शहर की सबसे मशहूर और घमंडी टॉपर लड़की एक आवारा लड़के के साथ होटल के कमरे में पाई गई, तब सोचना कि इज्जत किसकी नीलाम होगी। रिया की बोलती बंद हो जाती है और वह हक्की बक्की होकर रोहित को ताकने लगती है। रोहित तंज कसते हुए कहता है कि तुम्हारी अक्ल का स्तर देखकर मुझे तरस आता है। चेहरा तो भगवान ने बहुत खूबसूरत दिया है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। रोहित दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है कि चलो अब मेरे साथ बाहर निकलो। रिया मन ही मन सोचती है कि क्या यह सच में वही रोहित है जो मेरे पीछे पड़ा रहता था। फिर वह डरते डरते बिस्तर से उठती है और उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाती है। दोनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और होटल के शानदार मुख्य रिसेप्शन एरिया में पहुंच जाते हैं। रिया सीधे रिसेप्शन पर बैठी महिला कर्मचारी के पास जाती है और गंभीर आवाज में कहती है कि जरा चेक करके बताइए कि कमरा नंबर 304 किसके नाम पर बुक है। महिला कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर तुरंत जवाब देती है कि यह कमरा रोहित के नाम पर ही दर्ज है। यह सुनते ही रिया के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालती है और रोहित की तरफ मुड़कर चिढ़ते हुए कहती है कि अगर यह तुम्हारा कमरा है भी तो इससे क्या साबित होता है? हो सकता है कि कल रात तुम ही मुझे जबरदस्ती खींचकर यहाँ लाए हो। रोहित बिना किसी घबराहट के रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि आपके होटल का सीसीटीवी कैमरा कहाँ है? मेरे कमरे में अचानक एक अनजान लड़की कैसे आ गई? मुझे अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। रिसेप्शनिस्ट हाथ से मना करते हुए कहती है कि माफ कीजिएगा, हम मेहमानों को सीसीटीवी फुटेज दिखाने की इजाजत नहीं दे सकते। रोहित तुरंत अपना फोन जेब से निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। यह पुलिस ही आकर जांच करेगी कि इस घटिया होटल में सुरक्षा के क्या इंतजाम है जहां कोई भी राह चलता इंसान किसी के भी कमरे में घुस जाता है। पुलिस का नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट के हाथ पांव फूल जाते हैं। वह घबराकर अपने हाथ उठाती है और कहती है कि अरे नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, आप दोनों मेरे साथ सुरक्षा कमरे में चलिए। वे तीनों सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर पर बीती रात की फुटेज चलाती है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि रोहित अकेला ही लड़खड़ाते कदमों से होटल के कॉरिडोर से गुजर रहा था और अपने कमरे में दाखिल हुआ था। रोहित शांति से कहता है कि अब जरा वह हिस्सा चलाइए जब यह लड़की होटल के अंदर आई थी। रिसेप्शनिस्ट माउस से क्लिक करती है और कहती है कि यह लीजिए, फुटेज मिल गई। जैसे ही स्क्रीन पर सच सामने आता है, रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह सदमे में बड़बड़ाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? यह लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? रात का अंधेरा पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेता है। होटल से बाहर निकलकर रोहित सड़क पर आगे आगे चल रहा है और रिया शर्मिंदगी से सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही है। अचानक रिया का ध्यान भटकता है और वह सीधा रोहित की पीठ से टकरा जाती है। वह अपना माथा सहलाते हुए रुक जाती है। रोहित पीछे मुड़ता है और ठंडे लहजे में कहता है कि रिया, सीसीटीवी में सब साफ हो चुका है और तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। तुम मेरे बगल में सोई हुई थी। इसके लिए मैं तुम पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उसे गुप्त रखना। अपने घर वालों और तुम्हें यहाँ छोड़ने वाले इंसान को भी इस बारे में कुछ मत बताना। रिया अपना मुंह बनाती है और लाल होती हुई कहती है कि तुम मुझ पर एहसान जताने वाले कौन होते हो? वैसे भी तुम्हारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं है। रोहित बिना किसी भाव के कहता है कि जब सच सामने आ ही चुका है तो इस बात को यहीं खत्म समझो। आज के बाद हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। रिया चौंक कर पूछती है कि सब कुछ खत्म होने से तुम्हारा क्या मतलब है? रोहित सवाल करता है कि क्या हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था भी? रिया, थोड़े हम कम से कम क्लासमेट तो हैं। रोहित चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाता है और कहता है कि हाँ, क्लासमेट का रिश्ता।
लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। पढ़ाई खत्म होते ही यह बचा कुचा रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही रोहित मुड़कर जाने लगता है, रिया पीछे से उसका नाम पुकारती है। रोहित रुककर मुड़ता है और पूछता है कि क्या अभी भी कोई बात बाकी है। रिया अपनी आंखें नीची कर लेती है कि बाहर बहुत अंधेरा है और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। रोहित एक तंजभरी मुस्कान के साथ कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो किसी पुलिस वाले की मदद ले लो, वो लोग बहुत दयालु होते हैं और तुम्हारी मदद खुशी खुशी कर देंगे। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। रिया गुस्से से लाल पीली होकर उसके पीछे चिल्लाती है कि मत छोड़ो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपनी जुबान पर कायम रहना और कभी मेरे पास मत आना। मेरे पीछे घूमने वाले लड़कों की कोई कमी नहीं है। तुम तो किसी चिपकू की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे। अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो यह मेरे लिए ही अच्छा होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे रात बीत जाती है और अगली सुबह का खूबसूरत सूरज शहर पर चमकने लगता है। स्कूल की इमारत पर लगी घड़ी में वक्त दिखाई देता है और हवा में चेरी ब्लॉसम की पत्तियां उड़ रही हैं। रोहित अपनी पीठ पर बैग टांगे कक्षा के अंदर दाखिल होता है। उसे देखते ही कुछ सहपाठी आपस में हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो हमारा आशिक आ गया। रिया के पीछे पागलों की तरह घूमता है, पर इसमें जरा सी भी अक्ल नहीं है। रोहित उन लड़कों की फालतू बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वह चुपचाप अपनी बेंच की तरफ बढ़ता है, शांति से बैठता है और अपनी किताब खोलकर पढ़ाई करने लगता है। किताब के पन्नों को देखते ही रोहित की सोच अपनी पिछली जिंदगी की यादों में खो जाती है। पिछले जन्म में जब उसे झूठे केस में जेल हुई थी तो रिहाई के बाद के 3 साल उसने एक अंधेरे गोदाम में भारी डिब्बे उठाकर मजदूरी में बिताए थे। उसके बाद के 3 साल उसने दिन में मेहनत की और रात को टेबल लैंप की रोशनी में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह दौर किसी खौफनाक सपने जैसा था, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी में एक खास इंसान आया था। रोहित अपने होश में वापस आता है और सोचता है कि भले ही इस बार मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पिछली बार जिस कॉलेज में उस इंसान का एडमिशन हुआ था उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊंची थी। तभी रिया क्लासरूम में कदम रखती है। उसकी सहेलियां उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और वह उदास मन से उनका जवाब देती है। रिया छिपकर रोहित की तरफ देखती है, जो पूरी तरह अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ है। रोहित का बदला हुआ ठंडा रवैया रिया को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। अचानक क्लास टीचर सामने आती हैं और सभी छात्रों को शांत होने के लिए कहती हैं। शिक्षिका घोषणा करती हैं कि सेल्फ स्टडी शुरू होने से पहले एक जरूरी खबर है। आज हमारी क्लास में एक नई छात्रा आने वाली है। रोहित मन ही मन हैरान होता है। वह सोचता है कि नई छात्रा? पिछले जन्म में तो इस वक्त पुलिस मुझे पूछताछ के लिए ले गई थी और घर लौटने पर मैं महीनों बीमार रहा था। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि हमारी क्लास में कोई नया बच्चा आया था। क्लास टीचर कहती हैं कि आपस में फुसफुसाना बंद करो। इसके पिता का ट्रांसफर इस शहर में हुआ है, इसलिए इसका दाखिला यहाँ हुआ है। आइए हम सब मिलकर अपनी नई सहपाठी स्नेहा का स्वागत करते हैं। क्लास का दरवाजा खुलता है और एक बेहद खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखती है। जैसे ही रोहित की नजर उस नई लड़की स्नेहा पर पड़ती है, रोहित के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह गहरी हैरानी में डूब जाता है। क्लास के माहौल में सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था जैसे बच्चों को गणित का चैप्टर नहीं बल्कि सीधे उम्र कैद की सजा सुनाई जाने वाली हो। मेरा नाम स्नेहा है और उम्मीद है आप सब मेरा ख्याल रखेंगे। उसे देखते ही हमारे हीरो रोहित की धड़कनें ऐसे थमी जैसे बाइक का इंजन सीज हो गया हो। उसके दिमाग में बीते हुए कल का पूरा टीवी सीरियल टेलीकास्ट होने लगा। भाई साहब, यह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म की वही स्नेहा थी। वही स्नेहा जिसने पिछले जन्म में रोहित का करियर संभाला था। लेकिन किस्मत को शायद कोई खास दुखद ड्रामा लिखना पसंद था। अस्पताल से अचानक न्यूज आई कि स्नेहा की हालत टाइट है। रोहित बेथासा अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक स्नेहा इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह चुकी थी। खैर, फ्लैशबैक का भूत उतरा और रोहित वापस वर्तमान की क्लास में आ गिरा। स्नेहा को देखते ही रोहित ने मन ही मन भारी भरकम कसम खाई कि पिछले जन्म में तो किस्मत ने हमारा पोपट बनाया था, लेकिन इस जन्म में यमराज की एंट्री भी बिना मेरी परमिशन के नहीं होने दूंगा। शिक्षिका ने स्नेहा को सामने वाली खाली बेंच पर बैठने का फरमान सुनाया। स्नेहा कछुए की चाल से चलती हुई रोहित की बेंच की तरफ बढ़ने लगी। रोहित ने तुरंत हीरो वाली एटीट्यूड पकड़ी, किताब खोली और ऐसे पढ़ने का नाटक करने लगा जैसे कल ही देश का अगला राष्ट्रपति बनने सा हो। स्नेहा आकर रोहित के ठीक बगल में जम गई। रोहित ने आंख के कोने से देखा, स्नेहा शर्मा रही थी। रोहित ने अपना गला ऐसे साफ किया जैसे कोई पुराना रेडियो चालू हो रहा हो और बड़े कूल अंदाज में पूछा कि वैसे मैडम, किस शरीफ स्कूल से भगाई गई हो, मतलब ट्रांसफर होकर आई हो? स्नेहा ने झिझकते हुए कहा कि वह जिला हाई स्कूल से आई है। रोहित ने ऐसे सिर हिलाया जैसे बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया हो, लेकिन किताब देखते ही उसे स्नेहा का पुराना दुखों का मेलोड्रामा याद आ गया। पिछले जन्म में बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, घर के सारे पैसे उड़ गए और बेचारी ने रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी की। ज्यादा काम और कम खाने के चक्कर में वह खुद निपट गई। रोहित ने आंखें भींचकर ठान लिया कि इस बार माँ का एक्सीडेंट और यह सारा ड्रामा मैं पहले ही ब्लॉक कर दूंगा। तभी स्कूल की घंटी ऐसे बजी जैसे किसी ने अलार्म बजाकर जंग का ऐलान कर दिया हो। गणित के टीचर भारी भरकम कदमों से अंदर आए। रोहित ने तुरंत स्नेहा की तरफ झुककर महाज्ञानी वाले टोन में कहा कि तुम्हारी गणित कैसी है स्नेहा? अगर कोई सवाल समझ ना आए तो मास्टर जी से मत पूछना, सीधे मुझसे पूछना। स्नेहा मुस्कुराई और पढ़ने लगी। रोहित ने भी किताब खोली, लेकिन रात भर की ओवर थिंकिंग की वजह से 2 ही मिनट में उसका दिमाग कोमा में चला गया और वह बेंच पर तकिया समझकर सो गया। टीचर ने बोर्ड पर एक ऐसा भयानक सवाल लिखा जिसे देखकर लगता था कि खुद आइंस्टीन भी साइड से निकल जाते। टीचर ने गर्जते हुए कहा कि यह बोनस सवाल है,
पूरी क्लास में कोई ऐसा शूरवीर है जो इसे हल करने की हिम्मत रखता है? जब पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा तो सर का पारा 100 डिग्री पार हो गया। बोले, टीचर की बात जैसी नजरें आखिरी बेंच पर घोड़े बेचकर सो रहे रोहित पर जा टिकती हैं। सर का चेहरा गुस्से से टमाटर हो गया। स्नेहा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मेज के नीचे से रोहित की बाह को झकझोरा और फुसफुसाकर बोली, उठो भाई। रोहित ने आंखें खोली, स्नेहा को देखा और लगा मुस्कुराने। तभी टीचर ने अपनी भारी हथेली को मेज पर ऐसे पटका जैसे कोई पटाखा फूटा हो और दहाड़े, रोहित तुरंत खड़े हो जाओ। रोहित झटके से खड़ा हुआ और मासूमियत का ऐसा ओवर एक्टिंग वाला नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। बोला, सर क्या आपने मुझे याद किया? टीचर तंज कसते हुए बोले, क्या ही तुम्हारी पढ़ाई का स्टाइल है? मेरी क्लास में खुलेआम कुंभकर्ण बने हुए हो। रोहित ने चेहरे पर 100 वाट की मुस्कान लाते हुए चालाकी से कहा, सर आपका लेक्चर इतना दिव्य और अलौकिक था कि मैं आंखें बंद करके आपके एक एक शब्द पर ध्यान साधना कर रहा था और सोचते सोचते मेरी समाधि लग गई। शिक्षक ने ताली बजाने वाले अंदाज में कहा, वाह, पूरी क्लास का सबसे आखिरी रैंकर आज मेरे लेक्चर पर समाधि ले रहा था। यह सुनते ही स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मन ही मन सोच रही थी, यह बंदा तो अभी बड़ा टॉपर बनने का नाटक कर रहा था, यह तो क्लास का सबसे बड़ा ढोंगी निकला। रोहित ने तुरंत सिचुएशन संभाली और बोला, सर पुरानी बातें भूल जाइए, अब मैंने खुद को अपग्रेड कर लिया है और दिन रात पढ़ाई में लगा हूं। टीचर ने चैलेंज फेंकते हुए कहा, अच्छा अगर इतने बड़े ज्ञानी बन गए हो तो आओ और इस राक्षस जैसे सवाल को बोर्ड पर हल करके दिखाओ। रोहित बिना किसी डर के ऐसे आगे बढ़ा जैसे किसी साउथ फिल्म का हीरो विलेन से लड़ने जा रहा हो। उसने चौक उठाया और बिना एक सेकंड गंवाए खटखट करके गणित के उस जटिल सवाल की धज्जियां उड़ा दी। रोहित ने चौक वापस रखा और स्वैग से बोला, सर काम तमाम हो गया है, क्या अब मैं अपनी समाधि अपनी सीट पर बैठ सकता हूँ? रोहित अपनी सीट की तरफ बढ़ा और स्नेहा के उड़े हुए तोते वाले चेहरे को देखकर मन ही मन हंसा। शिक्षिका और स्नेहा दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी। स्नेहा तो मन ही मन मान गई कि यह बंदा सिर्फ फेंकने में ही नहीं, काम में भी उस्ताद है। रोहित सीट पर बैठा और मुस्कुराकर बोला, सही टाइम पर अलार्म बजाने के लिए शुक्रिया स्नेहा। स्नेहा शर्माकर नीची नजरें कर गई और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी छुट्टी की घंटी बजती है और बच्चे ऐसे बाहर भागे जैसे जेल का फाटक खुल गया हो। रोहित आराम से अपना सामान समेटता है और स्नेहा चोरी छिपे उसे देखकर मुस्कुराती है। दोनों के बीच एक मस्त खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी थी, जहां रोहित इस बार उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। कक्षा में अपने पास बैठी स्नेहा को रोहित बड़े ही प्यार और मुस्कान के साथ निहार रहा होता है। स्नेहा शर्माते हुए अपने लाल बैग के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। रोहित उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि यह बेचारी अपने घर से लाया खाना निकालने में हिचकिचा रही है। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया, वरना मैं तो आज क्लास में सोता ही रह जाता। स्नेहा शर्म से लाल होती हुई अपना बैग संभालती है और दबी आवाज में कहती है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोहित बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्यों न हम दोनों साथ में स्कूल की कैंटीन चलें और खाना खाएं। यह सुनते ही स्नेहा घबरा जाती है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह अपने हाथ हिलाते हुए साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। रोहित हल्की मुस्कान के साथ उसे समझाता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कैंटीन कार्ड नहीं होगा तो आज का लंच मेरी तरफ से। स्नेहा बेचारी बहुत संकोची है, इसलिए वह सिर झुकाकर बार बार मना करती रहती है। रोहित समझ जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसलिए वह अपना इमोशनल नाटक शुरू कर देता है। रोहित अपना मुंह बनाकर दुखी होने का नाटक करता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है कि क्या तुम भी मुझे नापसंद करते ही हैं? मुझे लगा था तुम नई आई हो तो कम से कम तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगी। रोहित का उतरा हुआ चेहरा देखकर स्नेहा पूरी तरह घबरा जाती है। उसके गाल मारे शर्म और घबराहट के टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वह हड़बड़ाते हुए सफाई देने लगती है कि नहीं नहीं रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं करती, बस मुझे लोगों से बात करने में थोड़ी झिझक होती है। रोहित उदास चेहरा बनाकर उठने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं स्नेहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अब स्नेहा का दिल पिघल जाता है और वह एकदम हड़बड़ा कर बोलती है कि ठीक है, हम साथ में कैंटीन चलते हैं और तुम मुझे खाना खिला सकते हो। रोहित के चेहरे पर तुरंत एक जीत वाली शातिर मुस्कान आ जाती है और वह कैमरे की तरफ देखकर आंख मारता है। दोनों साथ में मुस्कुराते हुए स्कूल की चमचमाती कैंटीन में पहुंच जाते हैं। कैंटीन में चारों तरफ बच्चे अपना खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी टेबल पर क्लास की टॉपर रिया अपनी सहेली पूजा के साथ अपना लंच बॉक्स खोलकर बैठी होती है। जैसे ही रिया की नजर रोहित और स्नेहा पर पड़ती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। रिया गुस्से से अपनी आंखों को बड़ा करके रोहित को घूरने लगती है। वह चिढ़ के मारे अपने लंच बॉक्स से खाना उठाकर मुंह में ऐसे ठूंसने लगती है जैसे किसी दुश्मन का चबा रही हो। उसकी सहेली पूजा हैरानी से पूछती है कि रिया, तुम इतना गुस्सा होकर खाना क्यों चबा रही हो? रिया आंखें मटकाते हुए कहती है कि मैं उस कमीने का दिमाग चबा रही हूँ। रोहित आराम से स्नेहा को रास्ता दिखाते हुए खाली टेबल की तरफ ले जाता है। इधर रिया की सहेली पूजा चुटकी लेते हुए कहती है कि अरे वाह, रोहित तो अपनी नई बेंचमेट के साथ काफी तेजी से घुल मिल गया है, दोनों साथ में लंच करने भी आ गए। यह सुनकर रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह झल्ला कर कहती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, वह जिसके साथ चाहे घूमे। रोहित स्नेहा को टेबल पर बिठाकर कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। रोहित सीधे फूड काउंटर पर जाता है और शीशे के पीछे सजे गरम गरम व्यंजनों की तरफ उंगली दिखाकर बढ़िया खाना ऑर्डर करने लगता है। वह 2 उंगलियां दिखाकर 2 प्लेट चावल, तरह तरह की सब्जियां और फ्राई किए हुए चिकन लेग पीस का ऑर्डर दे देता है। कुछ ही देर में रोहित टेबल पर खाने का पूरा मेला लगा देता है। इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें सामने देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
तभी बेचारी स्नेहा के पेट से जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। स्नेहा शर्म से पानी पानी होकर अपने पेट को पकड़ लेती है। रोहित समझ जाता है कि स्नेहा को बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन वह झिझक रही है। रोहित तुरंत खाने की प्लेट उठाकर नाटक करता है और कहता है कि अगर तुम यह खाना नहीं खाओगी तो मैं इस पूरे खाने को अभी कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगा। स्नेहा अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो वो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक मेरी बायो में दिया हुआ है, जाकर